मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, आपके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग ज्यादा आसान है या फिर एडवांस्ड अकाउंटिंग ज्यादा आसान है? आप सबका एक ही जवाब आने वाला है कि अकाउंटिंग ज्यादा आसान है। लेकिन सर, दिस इज नॉट द राइट आंसर। hello guys, this is your friend Mohit Sukhani and continuing my series of certified answer sheets. Today I will be discussing about my answer sheet of advanced accounting. So let's start. तो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अकाउंटिंग ज़्यादा आसान है या एडवांस्ड अकाउंटिंग ज़्यादा आसान है? तो मेरे हिसाब से दोनों सेम लेवल के सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन हमें कभी-कभी क्या लगता है अकाउंटिंग ज़्यादा आसान है, क्योंकि हम क्या है बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट होते हैं अकाउंटिंग के वो हम पहले से पढ़े आ रहे होते हैं 11th से 12th से, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर होते हैं। और वही मतलब ऐसे नहीं कि पूरी 11th-12th की अकाउंटेंसी है सी इंटर के अंदर, लेकिन फिर भी वो थोड़ी रिलेटेबल लगती है तो ईजियर लगती है हमारे को। लेकिन जो एडवांस्ड अकाउंटिंग है उसके अंदर न्यू टॉपिक्स है, जैसे कि क्या है मर्जर है, अमालगमेशन है, कंसोलिडेशन है, लिक्विडेशन है, ये सारे न्यू टॉपिक्स है जो हमने पहले से नहीं पढ़े होते, तो इसलिए हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है उसके अंदर। तो अगर आप अपना माइंडसेट क्लियर रखो ना कि दोनों बराबर है तो आपको बराबर ही लगने वाले हैं। और अब जब आप एडवांस अकाउंटिंग पढ़ो तो इनिशियली अपने सारे कंसेप्ट क्लियर करके चलो, लिक्विडेशन से लेके कंसोलिडेशन तक सारे कंसेप्ट आपके क्लियर करके चलो, आपको फ्यूचर में कभी दिक्कत ही नहीं आएगी। अकाउंटिंग में भी पहले ऐसे ही था ना, जिसके 11th-12th के बेसिक्स जो है क्लियर है उसको फिर अभी भी दिक्कत नहीं आती होगी इतनी जो नॉर्मल अकाउंटिंग है। अब जैसे एडवांस्ड अकाउंटिंग का एक है इनिशियल स्टेज है, अब इसका जो विकराल रूप कह लो है ना वो आएगा फाइनल के अंदर। अब फाइनल के अंदर जो आपका अल्टीमेट आने वाला है उसका आप ट्रेलर तो सी इंटर में देख ही चुके हो, क्योंकि फाइनल में भी सेम कोर्स लगभग लगभग है। तो अगर आपके कंसेप्ट सी इंटर के अंदर क्लियर रहेंगे तो आप सी फाइनल के अंदर भी अच्छे से स्कोर कर पाओगे, वहां भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं कहूँगा कंसेप्ट उनके क्लियर रखो। और देखो एक बार अगर आपने कर लिया ना कंसेप्ट क्लियर तो उसके क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे आपसे, क्योंकि सेम टू सेम पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपने मॉड्यूल ढंग से कर रखी है ना तो एडवांस अकाउंटिंग का कंपैरेटिवली पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि मॉड्यूल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एडवांस अकाउंटिंग में। तो इसलिए मैं कहूँगा कि एडवांस अकाउंटिंग को मतलब ऐसे टिपिकल समझो मत, ये भी आसान सा सब्जेक्ट है। तो चलिए अब मैं अपनी आंसर शीट का एनालिसिस चालू करता हूँ। तो करना। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 6। मैंने जैसे कि बताया था अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग सेम पैटर्न पे चलता था मेरा। क्वेश्चन नंबर जो 6 होता था वो सबसे पहले अटेम्प्ट करता था मैं। इसके देखो दो मेन रीजन होते हैं, एक तो सबसे आसान रहता है क्वेश्चन नंबर 6 आपके पूरे पेपर के अंदर, दूसरा ये बहुत जल्दी हो जाएगा, लगभग लगभग विद इन 30 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन नंबर 6 भी मैंने पहले किया था, जिसमें मेरे को ये देखिए सारे जर्नल एंट्री का क्वेश्चन था, ये इसमें मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं। और उसके बाद फिर ये ऑप्शंस का ई सॉप का क्वेश्चन था, इसमें भी मेरे को 4 मार्क्स मिले हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मतलब ये 5-5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, आपको इजीली स्कोरिंग हो जाती है आपकी। ये 6 सी पार्ट में 4 मार्क्स हो गए जैसे कि मेरे। और फिर एक कंटिजेंट लॉस का एक क्वेश्चन था, इसमें भी मेरे को मतलब मिले हैं। इसमें मतलब प्रोविजन थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों टाइप के क्वेश्चन था ये। तो इसमें भी 4 मार्क्स मेरे को यहाँ मिल गए हैं। टोटल थ्योरी है तो थोड़े नंबर कट जाते हैं उसके अंदर। और लास्ट में देखा जाए तो ये एक परचेज कंसिडरेशन निकालने का क्वेश्चन है, इसके अंदर भी मेरे को 4 मार्क्स मिल चुके हैं। तो मेरे को टोटल 16.5 मार्क्स मिले हैं, मतलब 4 नहीं 4.5 मार्क्स मिले लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर, तो टोटल 16.5 मार्क्स मिले हैं, जो एक अच्छा स्कोर है। और आपका जल्दी क्वेश्चन अगर पहला हो जाए ना तो आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाता है फर्दर क्वेश्चन के लिए। तो जैसे कि मैंने हर पेपर के एनालिसिस में अपनी एक ना एक गलती बताई है, तो इस पेपर के एनालिसिस में भी मैं एक गलती आपको बताना चाहूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। तो रुको जरा, सबर करो। तो जब मैंने एग्जाम दिया था तो मेरे एडवांस अकाउंटिंग का पेपर और जो कॉस्टिंग का पेपर था फर्स्ट ग्रुप में, वो मेरा लगभग लगभग 20 मिनट्स पहले पहले पेपर खत्म हो गया था। तो अब मुझे जो बचे हुए 20 मिनट्स थे उसके अंदर रीचेकिंग करनी चाहिए थे अपने आंसर्स को। मैंने किया भी, लेकिन देखो रीचेकिंग में क्या होती है कि इफेक्टिव रीचेकिंग होती है। अगर आपने पहले कभी रीचेकिंग की हो ना तो आप फिर वहां पे एग्जाम पॉइंट में आप ढंग से रीचेक पूरे डीप में जाके कर सकते हो, और आपको अपनी गलतियां पता लग सकती है। तो वो यहाँ पे मेरे से गलती हुई थी, क्योंकि जब मैं मॉक टेस्ट पेपर देता था तो वही सिमिलरली मेरे क्या 2.5 घंटे के अराउंड अराउंड ना मेरे 5 क्वेश्चन हो जाते थे। अब देखो वो जो मेरे मॉक टेस्ट में जो टाइम बचता था मेरे को, अब मेरे को उसमें क्या करना चाहिए था, रीचेक करने चाहिए था अपने आंसर्स। पर मुझे थोड़ा रीचेक करना अच्छा नहीं लगता था, तो अब सोचो मैं क्या करता हूँ। मैं जो 6th क्वेश्चन ऑप्शनल होता ना वो भी अटेम्प्ट करके आ जाता था। मतलब सब ये 100 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हैं, मैं 120 नंबर का अटेम्प्ट करके आ रहा हूँ। क्यों हिला डाला ना। तो इसलिए मतलब वहां पे अगर मैं रीचेक करता ना और फिर सिमिलर जो सिचुएशन आई मेरे पास एग्जाम के अंदर जो मेरे पास 15-20 मिनट्स थे, तो उसमें मैं डीप में रीचेकिंग कर सकता था अपने एग्जाम्स की, अगर मैंने पहले से रीचेकिंग कर रखी होती तो वो मैं कर नहीं पाया। और मेरे हिसाब से अगर मैं कर पाता ना तो मेरे लगभग लगभग 5 से 10 मार्क्स बढ़ते, गारंटी है तो मेरी। अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब मैंने फिर क्वेश्चन नंबर 5 का भी अटेम्प्ट किया था। यहाँ पे लिक्विडेशन का क्वेश्चन है, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, 4 मार्क्स मिल गए यहाँ पे मेरे को आसानी से।
तो और अब ये देखो एक इसका क्वेश्चन आता है बैंकिंग का, बहुत आसान सा क्वेश्चन आता है। मतलब बहुत ज़्यादा स्कोरिंग चैप्टर आपके रहेंगे ना तो बैंकिंग और एनबीएफसी रहेंगे। इसको 20 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसका जनरली, है ना, 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये देखो हमारे पास बैलेंस शीट का क्वेश्चन आया था, तो पूरा मतलब ये यहाँ पे मतलब मैंने लिख रखा है, एक दो assumption भी थी इसके अंदर। तो ये मतलब पूरा मेरा सही जाना चाहिए मेरे हिसाब से। स्टेप मार्किंग पूरी मिली है, पीएनएल है, बैलेंस शीट है, नोट्स है। तो 15 और 15 मिले हैं मेरे को, देखो उसमें, उसके अंदर 4 मार्क्स थे और उसमें 15 और 15 मिले हैं मेरे को, तो टोटल 19 मार्क्स मिले हैं इस क्वेश्चन के अंदर। और उसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया था क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। इसमें एनालिसिस है, प्रॉफिट, ये कंसोलिडेशन का क्वेश्चन है। वही बोला, जैसे मैंने सारे चैप्टर पढ़ रखे थे ढंग से, कि अगर किसी भी चैप्टर का क्वेश्चन अगर मेरे को नहीं आया तो मैं ऑप्शनल पे छोड़ सकता था उसको। इसलिए मैं कहूँगा पढ़ के सब जाया करो, और जो एग्जाम में अगर कोई हार्ड क्वेश्चन किसी चैप्टर का आ जाए वो छोड़ दो भले। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो कंसोलिडेशन भी जैसे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट जो मेरे दोस्त हैं उन्होंने क्या छोड़ रखा था कंसोलिडेशन, मतलब उनको थोड़ा सा हार्ड लग रहा था। अब देखो आप इंटर में तो छोड़ दोगे लेकिन फाइनल में तो पढ़ना ही पड़ेगा, और फाइनल में इससे भी थोड़ा एडवांस लेवल का कंसोलिडेशन आएगा। तो अगर इंटर में आप कंसेप्ट क्लियर रखोगे तो आपके लिए बढ़िया है ये। ओके। और अब देखो ये जैसे नोट्स अकाउंट, ये सारा मैंने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखा है। ये शायद तक 20 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, नहीं ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन था, और 15 और 15 मिले मेरे को इसमें। कंसोलिडेशन का पूरा क्वेश्चन मेरा सही है इसके अंदर। और अब फिर है, अब जैसे ये था, हाँ ये एनबीएफसी का क्वेश्चन हो गया, तो बैंकिंग एनबीएफसी दोनों मिला के 20 मार्क्स का आता है, हर अटेम्प्ट में आता है ये, और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग रहता है ये। देखो और 5 on 5 मिल गया, तो मेरे को इसमें 20 on 20 मिले थे इस वाले क्वेश्चन में पूरे। तो इसमें मेरे जनरली मार्क्स जो कटे होंगे ना वो मेरे हिसाब से एएस के अंदर कटे होंगे। थियोरिटिकल में मतलब रहता थोड़ा सा तो नंबर काट देते हैं ये। अब यहाँ पे देखो, अब ये रिडक्शन का था, कैपिटल रिडक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन था ये पूरा। जर्नल एंट्री बैलेंस शीट बनानी थी, 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। और ये मैं कहूँगा ये मैंने गलत अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेटिव पार्ट था वो भी आता था मेरे को, पर मतलब एक छोड़ना था तो मैंने दूसरा वाला छोड़ दिया था। ये मतलब हाँ एक गलती हुई थी इसमें मेरे से बहुत, मतलब इसमें कटे होंगे बहुत सारे नंबर में, 20 में से 15 ही मिले होंगे शायद तक। देखते हैं जैसे नोट्स टू अकाउंट्स, मतलब सारा पूरा क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट कर रखा है। बहुत सारे मतलब स्टेप मांगेंगे ना, बहुत चीज़ें गलत है। ये देखो ये 13.5 मार्क्स मिले हैं मेरे को। हाँ तो मतलब मुझे लग ही रहा था इसमें कटेंगे। तो एक मैंने ये भी गलती कर दी कि अगर वो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करता तो मतलब दोनों क्वेश्चन को डीप में पढ़ता, ये भी कर सकता था मैं। और अगर मैं रीचेकिंग भी ढंग से करता तो हो सकता है इस क्वेश्चन में उस वक्त गलतियाँ ढूंढ पाता मैं अपनी बहुत सारी। तो अगर मैंने वो रीचेकिंग भी नहीं करी अपने ढंग से, तो वो मतलब देखो आपकी खुद की गलतियाँ होती है, आपको पता लगती है। जब तक आप सर्टिफाइड अपनी आंसर शीट मंगवाओगे नहीं ना, तब तक आपको गलतियाँ पता नहीं लगेगी। तो मैं कहूँगा जिसने भी पेपर दिया हो, चाहे पास हो चाहे फेल हो, कुछ भी हो ना, आप सर्टिफाइड आंसर शीट ज़रूर मंगवाओ अपनी। उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप अगर फेल भी हो गए तो आपके फ्यूचर एग्जाम्स में बेनिफिट मिल जाएगा आपको, जो आप अटेम्प्ट दोगे आप। और अगर आप पास भी हुए हो तो भी आपको, जैसे मैंने इंटर की मंगाई है, मेरे को फाइनल में बेनिफिट मिलेगा इसका। मुझे मतलब गलतियाँ पता लग जाएगी ना मेरी, क्योंकि सिमिलरली फाउंडेशन में मेरे को जो गलतियाँ पता लगी थी ना वो मैंने इंटर में सुधारी है अपनी। सेम मेरी अप्रोच रहेगी इंटर में, जो भी मेरी गलतियाँ हुई हैं वो फाइनल में इम्प्रूव करूँ। तो इसलिए अपनी सर्टिफाइड आंसर शीट ज़रूर मंगवाओ। समझ रहे हो ना? तो अब जो जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैं हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करता था। तो फर्स्ट का सी पार्ट मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट किया था। ये मतलब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था थोड़ा सा, ईपीएस का AS 20 का क्वेश्चन था, तो इसमें 5 on 5 मिलते हैं। प्रैक्टिकल AS अगर आता है तो आपको बहुत आसान रहता है उसके लिए। और जो थ्योरी AS है उसमें देखो 1-2 मार्क्स हमेशा कटते ही हैं, तो वो आप कोशिश करो जितना ज़्यादा आप अच्छे से लिख पाओगे, प्रेजेंट कर पाओगे, उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और बाकी एक दो नंबर तो कटनी है, उसमें तो कुछ मतलब डाउट रहता ही नहीं है। अच्छा। और ये देखो इसमें तो कुछ गलत भी है मेरा, ऐसे नहीं है कि सब कुछ सही है, तो गलत है उसके भी नंबर कटे हैं। और मैंने जो क्वेश्चन नंबर 1 अटेम्प्ट किया था ना, उसके जो 4 पार्ट है, चारों के लिए अलग अलग सप्लीमेंट्री के अंदर अटेम्प्ट किया मैंने। मतलब पूरा मैं फैला के लिख के आया हूँ, थ्योरी को तो पूरा एक्सप्लेन करके आया हूँ, जितना मेरे को याद आ रहा था, जो प्रोविजन रिलेवेंट था इररिलेवेंट था सब लिख दिया था मैंने, तो पूरे इसमें जितना ही पता था मेरे को। तो उसके कारण भी मतलब नंबर मिलने और भी उसमें जाता है। अगर आपके पास हो तो आप ढंग से एक्सप्लेन भी कर सकते हो उस चीज़ को। मैं तो करके आया था पूरा। अब देखो पूरा, अब ये DTL का क्वेश्चन था AS 22 का, इसमें भी 3 मार्क्स मेरे को मिले। यहाँ पे 3.5 मार्क्स मिले मेरे को इसमें, मतलब कुछ गलती कर दी थी मैंने इस क्वेश्चन के अंदर भी। फिर ये अगली सप्लीमेंट्री में अगला क्वेश्चन है, AS 5 का क्वेश्चन है ये पूरा क्वेश्चन है। मतलब यहाँ पे कुछ क्रॉस कर रखा है, कुछ सही है। तो मतलब ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है हाईलाइट करो। और जो थ्योरी की AS है उसमें भी मतलब स्कोरिंग कर सकते हो आप, 3 to 4 मार्क्स आराम से ला सकते हो आप, है ना। और कोशिश करो मतलब कि 4 आए आपके, क्योंकि थोड़ी सी अगर अच्छी लैंग्वेज लिख के आओगे तो आपके 4 मार्क्स आराम से देगा वो, है ना। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरी सर्टिफाइड आंसर शीट का रिव्यू मेरा खत्म होता है। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में अपनी ऑडिट की आंसर शीट लेके। टिल देन बाय बाय, पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। खत्म।
है